चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, आशिकी से बुद्धि भ्रष्ट होगी, कहे गए संत कबीर। ये ध्यान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंकज क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरी संपूर्ण केमिस्ट्री लाए हैं। यदि आपने केमिस्ट्री में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना है और जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यू कैन सी, आपको वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है और इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेरा वादा है कि यहाँ से आगे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इसके आगे पेपर जो है इससे आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा नहीं। यहाँ से जितने भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहीं से बनेंगे। आज मैं आपके लिए संपूर्ण केमिस्ट्री का एक पार्ट लाया हूँ, जिसमें मैंने पूरी केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सबको कवर किया है। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आपको डे बाय डे क्लासेस मिलती रहे। You can see this topic very important, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो जितने भी टॉपिक मैंने कितने टॉपिक कवर किए हैं, 62 टॉपिक लगभग पूरी केमिस्ट्री के कवर किए हैं, सेकंड बुक एंड फर्स्ट बुक। यू नो वेरी वेल कि आपके सिलेबस में केवल और केवल केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं और उन 10 चैप्टरों में से कितना आपको पढ़ना है वो आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छी तरह से ढूंढ कर टॉपिक लाया हूँ जो आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। अगर इतना पढ़े रहते हो तो आपके केमिस्ट्री में 90+ नंबर आने के चांस हैं, यदि आप तैयार करते हो तो। अदरवाइज आप जैसा पढ़ रहे हैं तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जब तक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यहाँ पर पहला मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। हमारे पास पहला जो टॉपिक है, बिलियन के प्रकार, यानी कि आपको पहला टॉपिक क्या है, आपको पहले पता होना चाहिए कि बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन क्या होता है, बिलियन के कितने टाइप्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि अभी तक ऐसे स्टूडेंट बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है और वो भी सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं रहा है। हमारे पास केवल और केवल अगर देखें तो 3 महीने शेष बचे हैं और 3 महीनों में शादी विवाह, ठीक है, त्यौहार वगैरह जो भी है इसी में आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें अपना फोकस जो है पढ़ाई पे करना है ताकि रिजल्ट बेहतर बन सके। इसलिए आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए और इस चैनल पे जितनी भी बातें बताई जाएं उसको फॉलो कीजिए बस। ठीक है, तो पहला टॉपिक बिलियन किसे कहते हैं और बिलियन के कितने प्रकार होते हैं हमने पहले ही बताया है। डे 1 आपको पहले हम दे चुके हैं वीडियो बिलियन के बारे में, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों, समांगी पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और बिलियन बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे हमने तनु बिलियन बताया, सांद्र बिलियन बताया, संतृप्त बिलियन बताया, ये सब आपको आना चाहिए। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी कि बिलियन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां होती है। बहुत सी विधियां हैं, लेकिन आपको कौन कौन सी विधियां आनी चाहिए, जैसे आपको आना चाहिए मोलरता, आपको मोलरता के बारे में आना चाहिए, मोललता के बारे में आना चाहिए, मोल अंश के बारे में आना चाहिए। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में, इनसे न्यूमेरिकल बनता है, इनको तैयार करो। मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोल अंश क्या होता है, यानी कि मोल अंश को ही कहते हैं मोल प्रभाज, समझ रहे हो ना। और नॉर्मलता किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, बहुत से टॉपिक हैं। टेंशन नहीं लेना है, इनका सभी का सोल्यूशन मैं इसी चैनल पे दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करें तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां जो है वो आपको आना चाहिए, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, मोल प्रभाजी को मोल अंश कहते हैं। ठीक है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये सब आपको आना चाहिए। सेकेंड, हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में आपको पता होना चाहिए कि हेनरी का नियम क्या है
उसकी सीमाएं क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, समझ रहे हो। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है और उसके जो अनुप्रयोग हैं वो आपको बताने हैं। पूरा टॉपिक आपको आना चाहिए। राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। राउल्ट ने 2 नियम दिए थे, एक बाज दाम में अवनमन का राउल्ट का नियम था और एक आवाजशील विलय के लिए राउल्ट का नियम था। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बाज दाम में अपेक्षिक अवनमन वाला जो राउल्ट का नियम है वो ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, पिछले साल कई सेटों में आया है, तो इसलिए राउल्ट का नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन का मतलब होता है ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे कहते हैं आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे कहते हैं आदर्श विलयन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतर भी पूछा जाता है, इसको तैयार रखना है। और अणुसंघ गुणधर्म, अणुसंघ गुणधर्म के बारे में आना चाहिए। अणुसंघ गुणधर्म में जो 4 टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो चारों टॉपिक आपको आना चाहिए। अणुसंघ गुणधर्म में 4 बातें हैं। पहला बाज दाम में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। ये तो आना ही चाहिए भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है दोस्त, इसलिए आपको करना चाहिए इसको तैयार। टॉपिक नंबर 7 मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता। यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए। मोलर चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता। आप पिछले साल के पेपर सेट उठाइए और उनमें देखिए, यही सब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। एक एक टॉपिक 3 महीने में सभी टॉपिक कवर करना है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो यहाँ पर सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे, डोंट वेरी, ठीक, बी हैप्पी ऑन द एंड। टॉपिक नंबर 8 वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब टॉपिक नंबर 9 कोलराउस का नियम। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जितने भी केमिस्ट्री में नियम दिए गए सबको तैयार करो। हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, कोलराउस का नियम है, जितने भी नियम दिए गए सबको तैयार कर लो क्योंकि यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगला लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, इंपॉर्टेंट है। लवण सेतु क्या होता है इसके बारे में आना चाहिए। इसमें देखिए 11 इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो है, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, आपको बता नहीं सकते क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है ना, उसमें देख सकते हो यही सब आता है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, प्री बोर्ड होएगा, फिर उसके बाद होएगा आपका बोर्ड, तो इसलिए आपके पास अभी 3 महीने हैं। इन 3 महीने में बहुत ही सुकून से, बेहतर तरीके से घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आप कोचिंग जाते हैं तो बंद कर दीजिए, क्या फ़ायदा कोचिंग में। आजकल कोचिंग कहीं पर भी नहीं पढ़ाई जा रही, कोचिंग नहीं चल रही है, कोचिंग के नाम पे बिजनेस खुले हैं लोगों के, समझ रहे हो। और बच्चे भी वैसे ही, आजकल वो पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, आजकल वो जाते हैं अपने काम पर, काम समझ रहे हो ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में तैयारी कर लो। आपकी लाइफ 3 महीने पर डिपेंड करती है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है। आपने जो भी पढ़ा होगा पहले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 महीने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हो। कोई भी डिप्रेशन का काम नहीं करना है, ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जो पेपर में आपको नंबर जो है कम ले आए, समझ रहे हो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, आशिकी से बुद्धि भ्रष्ट हो गए, कहे गए संत कबीर।
ये ध्यान रखना, लड़की के चक्कर में नहीं आना है। केवल 3 महीने है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, 3 महीने, ठीक है। लेवल से तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, समझ रहे हो। अच्छा इसको देखिए, नर्स समीकरण, नर्स समीकरण, नर्स समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ये चैप्टर नंबर 2 हो गए, विलयन और वैद्युत रसायन। अब इसके आगे तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, टॉपिक नंबर 13 से। सबसे पहला अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। तो एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कम से कम 4 कारक आपको आना चाहिए, 4 कारक आना चाहिए, क्योंकि पेपर में 3 या 2 कारक पूछे जाते हैं। 100% आएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं, जैसे दाब है, ताप है, अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है, उत्प्रेरक है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको ज्यादा नहीं तैयार करना, केवल और केवल 4 आना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा चुके हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ तक 14 नंबर तक हो। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो जो है रुक गई थी और मैं पढ़ाते जा रहा था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बट डोंट वेरी, हम यहाँ से आपको बता रहे थे, इसके आगे अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो बन चुकी थी, क्या करें। इसको देखिए, यहाँ पर 14 तो बता चुके हैं, 15 देखिए, 15 होता है वेग नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेग नियम। जो वेग नियम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। 16 होती है अभिक्रिया की कोटि, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता पर ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, उनकी घातों का जो योग होता है उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। 17 शून्य कोटि की अभिक्रिया और इसका समाकलित समीकरण। जो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो समाकलित समीकरण होता है वो भी पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, एक प्रकार से डेरिवेशन समझो, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं, समझ रहे हो। अगला प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि, ठीक है, और इसका जो समाकलित समीकरण होता है वो क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया के एक घात पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसका जो समाकलित समीकरण होता है वो भी। अर्ध आयुकाल, अगला टॉपिक, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल से न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं दोस्त, अर्ध आयुकाल से न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ही ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 20 अपना टॉपिक जो है 20 अभिक्रिया की आणविकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगला वाला जो टॉपिक है इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसे समझिए कि हमारे 2024 के पेपर में आएगा ही आएगा। क्या टॉपिक है वो, कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 22 आवासीय एकाणुक अभिक्रिया, आवासीय एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 23 संक्रमण तत्व और गुणधर्म। संक्रमण तत्व, यहाँ से जो है यहाँ तक, यहाँ से जो है अपना जो रासायनिक बलगत की चैप्टर है वो यहाँ से समाप्त होता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, यानी कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉपिक नंबर 23 से। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। 24 पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसमें। पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि क्या होती है, ये ज्यादातर पूछा जाएगा। और 24 में ध्यान रखना, 24 में मिलेगा, ये 2024 में ये टॉपिक मिलेगा, आप लिख कर देख लीजिए, मतलब लिख लीजिए, ठीक है। और अगला टॉपिक है 25वां टॉपिक है अंतः संक्रमण तत्व। ये क्या होता है, अंतः संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक वाले, ठीक है। और इसमें आते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो टॉपिक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डी ब्लॉक के 14 तत्व उठाकर नीचे रखे गए हैं 2 श्रेणियों में, एक श्रेणी को बोलते हैं लेंथेनॉइड और एक श्रेणी को बोलते हैं एक्टिनॉइड, ठीक है। ये दोनों जो है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे हो। अगला 28 संकुल यौगिक, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। यहां से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 5,
चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा उपसय संयोजन यौगिक, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं लीगेंड। लीगेंड के प्रकार कितने होते हैं? लीगेंड, लीगेंड जानते हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीगेंड के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, एक दंतु लीगेंड, द्विदंतु लीगेंड, बहुदंतु लीगेंड, त्रिदंती लीगेंड, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इनको सबको तैयार रखना है। और 30 उपसय संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बताया था बर्नर? बर्नर ने ये बताया था कि जो उपसय संयोजन यौगिकों के जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, उनके बारे में बताया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना है क्योंकि लॉन्ग में ये क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग में ये क्वेश्चन बनेगा। 30 हो गए। 31 31 है उपसय संयोजन नंबर, उपसय संयोजन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, संख्या, यानी कि इसको एक नाम से और बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आयुपेशी समीकरण है, मतलब आयुपेशी नामकरण, समीकरण नहीं, आयुपेशी नामकरण, ये जो आयुपेशी नामकरण इससे पूछे जाते हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो आयुपेशी समीकरण, नामकरण, सॉरी नामकरण, तो ये हमारा 32 टॉपिक जो है आयुपेशी नामकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 33 क्या है? उपसय संयोजन यौगिकों में समावयवता, यानी कि आइसोमेरिज्म देखनी है। आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है? प्रकाशिक समावयवता होती है, त्रिविम समावयवता होती है, और ज्यामितीय समावयवता होती है। बहुत से प्रकार की समावयवता जो है हमको देखनी पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संरचना समावयवता, तो उपसय संयोजन यौगिकों में जो समावयवता होती है, आइसोमेरिज्म होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो। 34 संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में बीबीटी के नाम से जानते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीटी के नाम से पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा। संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसे कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगला है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT, इसे शॉर्ट में कहते हैं CFT, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये दोनों टॉपिक, दोनों संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि बीबीटी एंड CFT, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। अगला है हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अब यहाँ तक उपसय संयोजन चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अच्छे तरह से जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 5 चैप्टर है, कुल मिलाकर 5 चैप्टर है। पहला हेलो एल्केन, दूसरा एल्कोहल फिनाइल, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन वाला, और चौथा एमीन, चौथा एमीन, और 5वां बायोमोलिक्यूल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 50 नंबर लगभग जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 36 जो है हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन के बारे में आना चाहिए, उसकी जो निर्माण की विधियां हैं वो आपको आनी चाहिए। उनसे डीकर अपक्रिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नाम वाली रिएक्शन है, जितनी भी नाम वाली रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर में कम से कम 10 नंबर की पूछी जाती है, नहीं तो पिछले साल का सेट उठाकर देखना, कम से कम 10 नंबर की पूछी जाती है, 5 नंबर तो कन्फर्म ही है, समझ रहे हो। अगला 38 नाविक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाविक रागी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाविक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, S1 SN2 ये सब। अगला वुड्स अपक्रिया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया, हमने बताया जो भी नाम वाली रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड्स अपक्रिया किसे कहते हैं, फ्रैंकलैंड अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको देखना है। अगला 40 प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगला हेलोएरिन के निर्माण की विधियां, हेलोएरिन, हेलोएल्केन और हेलोएरिन होता है ना अपना, हेलोएल्केन के बारे में इतना सा आना चाहिए। हेलोएरिन के निर्माण की विधियां जो है वो आपको पता होना चाहिए, और उसकी जो रासायनिक समीकरण है वो भी आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो लंबी हो रही है, बट डोंट वेरी, आपको 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट निकाल कर ये वीडियो देखनी जरूर है, क्योंकि एक पास होना है ना, पास होना है तो इसको देखना है, तभी आप पास हो पाएंगे अच्छे नंबरों से। ऐसा नहीं है कि ऐसे उठा कर ले आए,
बहुत ही मेहनत करके लाए हैं ये, ठीक है। तो हेलोएरिन के निर्माण की विधियां एवं रासायनिक समीकरण। अगला CHCl3 एवं DDT। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में आना चाहिए, DDT के बारे में आना है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि क्या होती है, DDT क्या होता है, इसके बारे में आना चाहिए। अगला टॉपिक यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है हेलो एल्केन, वो सॉरी अल्कोहल। अल्कोहल का निर्माण और बनाने की विधियां। जो अल्कोहल होता है वो उसका निर्माण कैसे होता है, उनके बनाने की विधियां कैसी हैं, उसका जो वर्गीकरण है वो किसे कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अल्कोहल कितने आधार पर बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। और 44 ल्यूकास परीक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट ल्यूकास परीक्षण। फिनॉल का लीवरमान परीक्षण, परीक्षण आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जितने भी परीक्षण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है सब तैयार करो। तो फिनॉल का लीवरमान परीक्षण, और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, ये प्रयोगशाला विधि है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के निर्माण की विधियां आपको पता होना चाहिए। अच्छा 46 हो गया। 47 देखते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण एवं संरचना। तो कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, सॉरी निर्माण नहीं, नामकरण, क्या है, नामकरण व संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण और संरचना। अगला एल्डिहाइड, कीटोन और HCHO और CH3CHO, इसके बारे में आना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग हो रही है, आप भी बोर होते जा रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से बताते चलते हैं। फॉर्मिक अम्ल 49, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में। एमीन का मेरा मोबाइल जो है थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ और बार बार जो है बंद हो रहा है, ठीक है। बहुत ही मेहनत करने के बाद वही रिजल्ट रह जाता है, फिर से वीडियो बंद हो गई, ठीक है। हम आपको फॉर्मिक अम्ल के बारे में बता रहे थे। फॉर्मिक अम्ल के बाद में है 50 एमीन का वर्गीकरण, उसकी संरचना, उस फिर आएगा नामकरण। एमीन के बारे में, यहाँ पर एमीन का चैप्टर स्टार्ट होता है। और यहाँ से एथिल एमीन के बारे में, एथिल एमीन क्या होता है उसके बारे में आना चाहिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, एजोनियम क्लोराइड नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, ठीक है। मौलिक परीक्षण क्या होता है, ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ यार, थक चुका हूँ बहुत, ठीक है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल के बारे में 58 टॉपिक। ज्वेटर आयन क्या होता है उसके बारे में, प्रोटीन का वर्गीकरण, और प्रोटीन का जो वर्गीकरण है उसकी जो द्वितीयक संरचना है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल की जो द्वितीयक संरचना होती है, यहाँ तक हमारे मतलब हो जाते हैं 62 टॉपिक, यानी कि 62 टॉपिक। तो इन 62 टॉपिक को आपको कवर करना है, कहीं से भी करो आप, चाहे क्वेश्चन बैंक उठाओ, चाहे पुराने पेपर उठाओ, कहीं से भी करो, लेकिन इनको आपको तैयार करना है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, समझ रहे हो। तो इनको तैयार कर लेना, कहीं से भी तैयार करना है। और फिजिक्स में जो भी मैंने आपको 75 टॉपिक बताए थे, 75 टॉपिक आपको तैयार करने लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपको बहुत ही कठिन लगती है ना, बहुत ही अच्छी है, समझ गए तो, नहीं समझ पाए तो बेकार है, ठीक है। हमें पता है कि आजकल किसी भी ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से बहुत ही नफरत है। बताते फिजिक्स को न्यूटन ने खोज की, अला न्यूटन मिल जाए तो गोली से मार देंगे, ऐसा कौन कहता है यार। बहुत ही सरल होती है अगर समझ पाओ तो, नहीं तो आजकल समझने वाले है ही नहीं, फिलहाल यही है, समझने वाले है नहीं। वो तो चाहते हैं कि मुझे अच्छे नंबर मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए, और बस आराम से घूम रहे, एक्टिंग कर रहे बहुत। और आजकल मोबाइल तो बहुत बुरी चीज़ है और अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए कि मैं आप तक घर पे बैठ के वीडियो पहुंचा रहा हूँ, और ख़राब चीज़ ये है कि आजकल रील्स देख रहे हैं। रील्स में क्या रखा है, कुछ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। 3 महीने में आपको जो करना है कर लो। ये 3 महीने आपकी लाइफ पर डिपेंड करते हैं कि 3 महीने में आपने क्या किया। 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़नी पड़ेगी। जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 महीने में खर्च कर दो। ऐसे ही फिजिक्स में 75 टॉपिक बताए, इसमें 62 टॉपिक बताए। अगली वीडियो लाएंगे बायोलॉजी के ऊपर, उसके जो जितने भी टॉपिक हैं वो तैयार कर लेना। और मैं तो हूँ, अभी आपको करा ही रहा हूँ। डे 1 डे 2 चल रहा है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का। क्या करूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक घर पे नहीं गया हूँ।
समझ रहे हो, स्कूल, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से फिर यहाँ पर, समझ रहे हो, अभी घर पर भी नहीं गया हूँ, ये दूसरे घर पर वीडियो में शूट करता हूँ, समझ रहे हो, प्रॉब्लम समझ सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको ये टॉपिक तैयार कर लेने हैं, अच्छे से पढ़ाई करना है। 3 महीने है, 3 महीने में 90+ लाना है, तो पढ़ाई जरूर करना है। 3 महीने में आपको रूटीन बना लेना है कि हमको 4 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। 4 घंटे का मतलब 4 घंटे डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब समझते हो, आजकल के बच्चे क्या होते हैं, आजकल क्या करते हैं, 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा, अगले दिन 1 भी घंटे नहीं। क्या फायदा है इस पढ़ाई का। आपको रूटीन बनाना है, आदत बनाना है। आदत का मतलब है रोज रोज 3 महीने तक 4 घंटे पढ़ो, देखो रिजल्ट। आप कहोगे कि रिजल्ट, आप नहीं कहोगे, आसपास एरिया के जो भी क्षेत्र के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो कहेंगे 3 महीने में रिजल्ट बंदे ने भी बनाया। तो इसलिए मेरी एडवाइस है, सजेस्ट है, मतलब जो है आपको सलाह दे रहा हूँ, आप जो है पढ़ाई कीजिए, कुछ भी नहीं करिए। 3 महीने 5 सब्जेक्ट हैं आपके लिए, और बहुत ही 5 सब्जेक्ट कठिन भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए, सरल भी हो सकते हैं। जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए सरल, जो नहीं करते हैं उनके कठिन है। और 3 महीने में जो भी है आप अच्छे से तैयार कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।